दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को। इसमें आज की वीडियो में हम मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 कवर करेंगे। ये वीडियो नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार टीआरई परीक्षा तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। सबसे पहले आइए जान लेते हैं मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के मूल अधिकार दिए गए हैं और कुल इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें आप जान लीजिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता और कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता शामिल है। तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बहुत अधिक है। इसमें प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत शामिल है। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि अनुच्छेद 19 एक सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अभिव्यक्ति शब्द बहुत ही व्यापक हो जाता है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आइए प्रश्नों पर आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1) ख यानी 19(1)(b) के अंतर्गत शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये स्वतंत्रता भारत के सभी नागरिकों को दी गई है। ये स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। इसमें सार्वजनिक सभा बुलाने, सभा करने, जुलूस निकालने का अधिकार शामिल है, लेकिन इस पर कुछ निर्बंधन या प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ऐसे सभा या शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन जो भारत की प्रभुता या अखंडता को अथवा लोक व्यवस्था के हित में नहीं है उस पर इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रोक लगाई जा सकती है। सभा और सम्मेलन के अधिकार पर राज्य किन आधारों पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है? तो पहला आधार ये है कि भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा हो और लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा हो तो ऐसे सम्मेलन पर रोक लगाया जा सकता है। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है आपको बताना है। तो अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है और संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर राज्य अनुच्छेद 19(4) के तहत किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो आप जान लीजिए, ऐसा संगठन या संघ जो भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को, लोक व्यवस्था को अथवा सदाचार को खतरा करता हो, ऐसे संगठन या संघ बनाने पर कुछ युक्ति प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं में से किन स्वतंत्रताओं पर राज्य की प्रभुता और अखंडता के हित में निर्बंधन लगाया गया है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता और संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर जो है राज्य की प्रभुता और अखंडता के हित में निर्बंधन लगाया गया है। यानी कोई ऐसा बातचीत या अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन और संगम या संघ नहीं बनाया जा सकता है जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा या उसको लोक व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न करता हो। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो
तो एक तो संचरण ऐसे क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं, और दूसरा निवास की स्वतंत्रता, उन क्षेत्रों को जो अधिसूचित क्षेत्र कहा गया है, जो स्पेशल अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब्ड के लिए हैं, वहाँ पे संचरण और निवास की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपको याद रखना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19(1) अंग के अंतर्गत। और संचरण की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता पर किसके हित में राज्य निर्बंधन लगा सकती है? तो संचरण यानी आवाजाही की स्वतंत्रता और निवास यानी रहने की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के अथवा अनुसूचित जनजाति के हित पर राज्य निर्बंधन लगा सकती है। किस वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर लगा प्रतिबंध संवैधानिक घोषित किया गया? तो ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर लगा प्रतिबंध संवैधानिक घोषित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20(1). अनुच्छेद 20(1) जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। ये आप अनुच्छेद 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20 क्या है? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन है, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को जिन पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है उनको कुछ संरक्षण दिए गए हैं, जैसे कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशंसन यानी खुद अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है तो अनुच्छेद 20(2) के तहत। और आत्म अभिशंसन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 20(3) से संबंधित है। इसके अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त यानी एक्यूज्ड व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो वो वर्जित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त को कौन कौन सा संरक्षण दिया गया है? तो कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से और सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण एक अभियुक्त को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी कार्य को जो किए जाते समय निर्दोष है बाद में विधि द्वारा दोषपूर्ण नहीं घोषित किया जाएगा? तो ये है अनुच्छेद 20(1). दोहरे दंड से क्या मतलब है आपको बताना है। तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 20(2) के तहत किया गया है। एक देखिए, नेमो डिवेट विस विक्सारी। नीमो डिवेट विक्स विक्सारी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये दोहरे संकट के सिद्धांत से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंधित है कि किसी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? तो अभी हमने चर्चा किया है, अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत ये वर्णित है कि किसी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 21। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुच्छेद 21। आप जान लीजिए, अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही इसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार सभी मौलिक अधिकारों में सबसे ऊपर है। अनुच्छेद 21 के द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है और अनुच्छेद 21 कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है? तो ये है सम्यक विधि प्रक्रिया के अनुसार। एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कि किन मूल अधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा होने पर भी निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकार। अनुच्छेद 20 आप जानते हैं कि अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 का जो संबंध है वो किससे है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा जो प्राप्त मूल अधिकार हैं उनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी ऐसी विधि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो, उस प्रक्रिया के अनुरूप ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और ये जो व्याख्या है ये मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में आया था। अगला प्रश्न है, किस वाद में विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया गया? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में। आप जान लीजिए कि सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी 1957 के वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने विदेश भ्रमण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना था। तो विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण ये मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था और इसको आपको याद रखना चाहिए। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए कि कौन सा वाद था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में। और किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थान या सार्वजनिक स्थान पब्लिक प्लेसेज पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया? तो मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के अधिकार को निषिद्ध किया है या धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक, न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया है? तो ये था मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया? तो याद रखिए मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में। और आप जान लीजिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल माना गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया कि तीव्र गति से विचारण यानी स्पीडी ट्रायल एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? तो ये था हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि तीव्र गति से विचारण यानी स्पीडी ट्रायल एक मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया? तो ये था विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद। विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में माना गया था। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो पहला है गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार, अभ्यावेदन के अवसर तथा 3 माह से अधिक निरुद्ध न किए जाने का अधिकार निवारक निरोध के अंतर्गत शामिल है। निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 3 माह तक। निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम
3 माह यानी 90 डेज से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निवारक निरोध विषय जो है ये संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। किन अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बलात्, श्रम आदि का निषेध करता है और अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। अगला है कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23। और किस अनुच्छेद के तहत कारखानों में या किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 24 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? तो ये अनुच्छेद 23 का। और दीना बनाम भारत संघवाद में धारित किया गया था कि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देना बलात् श्रम है और इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देना आप जान लीजिए ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद और किस कार्य को अपराध घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के बाद मानव के दुर्व्यापार और बेगार को, जो कि अनुच्छेद 23 में वर्णित है, इसको अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया? तो अनुच्छेद 23 को। संविधान के अनुच्छेद 23 जो कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध से संबंधित है, इसके लिए इस अनुच्छेद 23 को क्रियान्वित करने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि क्या आपको पता है बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 के बारे में? तो आप जान लीजिए दोस्तों, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 वह व्यक्ति जो ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है उसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है। ये प्रथा पूर्व मध्यकाल के सामंतवादी युग से देखी जा रही है और स्वतंत्रता के उपरांत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी ये किसी न किसी रूप में विद्यमान है। केंद्र सरकार द्वारा इन मजदूरों को मुक्त कराने के बाद इनके पुनर्वास के लिए 17 मई 2016 को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 की घोषणा की गई और इसे केंद्रीय योजना में परिवर्तित कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई है। जैसे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है और सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों जैसे दिव्यांग, तस्करी और यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर को 3 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि इस क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाली महिलाओं और नाबालिगों की विशेष श्रेणी को अब 2 लाख मिलेंगे। सामान्य वयस्क पुरुष बंधुआ मजदूर को 1 लाख रुपए मिलेंगे और इस नई योजना के तहत रकम को एक वार्षिक खाते में रखा जाएगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित होगा। और इस नई योजना के अंतर्गत किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाया जाना, जबरन वेश्यावृत्ति और बाल श्रम को बंधुआ मजदूरी के नए स्वरूपों में शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों पर। देखिए, संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है? तो ये उम्र है 14 वर्ष। देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है। अगला प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना किस मूल अधिकार का उल्लंघन है? तो ये शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का उल्लंघन है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 24। अगले प्रश्न पर आते हैं, किन अनुच्छेदों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानित किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28।
अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। कैसे, आप जान लीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का संकल्प किया गया है और अनुच्छेद 25 से 28 में इस संकल्प को मूर्त रूप दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 सभी व्यक्तियों को, चाहे वो विदेशी हों या भारतीय हों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रत्याभूत करता है और 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता को धार्मिक कार्यों में प्रबंधन, धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट देता है और अनुच्छेद 28 आप जान लीजिए शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समव्यवहार या समान व्यवहार करना, यानी किसी भी धर्म को राजधर्म न घोषित करना और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, ये भारतीय पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत शामिल है। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम जो है पंथ निरपेक्ष प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 25 में कौन कौन सी धर्म की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल हैं? तो इसमें आप देखिए, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, लोकसभा ने 26 जुलाई 2016 को बाल श्रम निषेध और विनियम संशोधन विधेयक 2016 पारित किया है। इसमें मुख्य प्रावधान आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय या उद्योग में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना प्रतिबंधित किया गया है। ये संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। इसमें परिवार से जुड़े व्यवसाय को छूट दी गई है। इसके अलावा इस विधेयक में 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों पर को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है और इनको स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाने वाले उद्योगों को छोड़कर दूसरे कारोबार में कुछ शर्तों के साथ कार्य करने की छूट मिली है। और इस अधिनियम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से भी जोड़ा गया है और बच्चे अपने स्कूल के समय के बाद पारिवारिक व्यवसाय में घर वालों की मदद कर सकते हैं। और आप जान लीजिए कि इससे संबंधित विधेयक 1989 में पारित किया गया। नए प्रावधान के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य में लगाने पर नियोक्ता के साथ साथ माता पिता को भी दंडित किया जाएगा। सजा के रूप में 6 माह से 2 वर्ष की जेल और 20,000 से 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो पहले 3 माह से 1 वर्ष तक की जेल और 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना था। लेकिन दूसरी बार जुर्म करने पर 1 वर्ष से 3 वर्ष की कैद का प्रावधान है। और आप जान लीजिए कि 2016 के प्रावधान में कुछ कमी रह जाने के कारण 2 जून 2017 को इसमें पुनः संशोधन की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें बदलाव करते हुए ये उल्लेख किया गया है कि अब स्कूल के समय के बाद केवल 3 घंटे ही बच्चे पारिवारिक उद्यमों में मदद करेंगे, वो भी सायं 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले पारिवारिक उद्यम में मदद नहीं करेंगे। बच्चों और किशोरों का एक कलाकार के रूप में एक दिन में केवल 5 घंटे और बिना आराम के केवल 3 घंटे तक काम करने की अनुमति होगी। और किसी भी ऑडियो विजुअल मीडिया निर्माता या किसी वाणिज्यिक व्यवसाय जिसमें बच्चों या किशोरों की भागीदारी हो, ऐसा करने हेतु प्रति 6 माह पर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। और किसी बच्चे या किशोर को बिना उसकी इच्छा के किसी भी ऑडियो विजुअल और स्पोर्ट जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि बालकों को किसी भी श्रम या व्यवसाय में शामिल करने पर उनको स्वतंत्रता देता है। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकता है।
तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको भी कुछ आधारों पर इसमें निर्बंधन प्रदान किया गया है। राज्य द्वारा इसके ऊपर कुछ नियंत्रण स्थापित किया गया है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता ऐसी हो जो लोक व्यवस्था, नैतिकता या सदाचार को कोई अव्यवस्था उत्पन्न करती हो, तो इन आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 25 के खंड 2 के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार कृपाण धारण करना सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कंफ्यूजन के लिए। अनुच्छेद 25(2) में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? तो हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख संप्रदाय के मानने वाले लोग आते हैं अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 26। इसके अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों और संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है? तो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार और ऐसी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य द्वारा किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन पर राज्य द्वारा कुछ निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति दिया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 27। संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है? तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में जो है धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध किया गया है। किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता? तो ऐसे शिक्षण संस्थाएं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और राज्य निधि से सहायता प्राप्त हैं, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। ऐसी धार्मिक संस्था, ऐसी शिक्षण संस्था जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो और राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो, उसमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को किन कार्यों से उन्मुक्ति दी गई है? तो उसमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से और उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में शामिल होने से व्यक्ति को उन्मुक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि क्या आपको पता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2017 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया और देश की 2 पवित्र नदियों गंगा और यमुना को जीवित मानव दर्जा देने का आदेश दिया। और इससे पूर्व न्यूजीलैंड ने वांगानोई नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। अब गंगा यमुना नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को क्षति या नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। इसके अलावा देखिए, दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव करने को दंडनीय बनाने, संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुरूप निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 को संसद ने 16 दिसंबर को पारित किया था। इससे पहली बार दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी। इस विधेयक में दिव्यांगों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है और इनके लिए अब सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण कर दिया है, जो पहले 3% था। देश की कुल आबादी में इनकी संख्या 2.2% है और दिव्यांगों की श्रेणी में तेजाब पीड़ितों को भी शामिल किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। ये निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 था, जिसको 16 दिसंबर 2016 को पारित किया गया है।
अब आइए अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 29 और 30 तो इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधता को संरक्षित करने के आशय से संविधान के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिए गए हैं और ये 5वें मूल अधिकार के रूप में वर्णित हैं। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। प्रश्न पर आते हैं, किन अनुच्छेदों के तहत संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार हैं? तो अनुच्छेद 29 और 30 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। और देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कौन सा मूल अधिकार उपबंधित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए संबंधित मूल अधिकार है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। और मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट या न्यायादेश जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय दोनों को। तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ख और अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया? तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में अनुच्छेद 31 ख और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा राज्य द्वारा किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार को अर्जित करने वाली बनाई गई ऐसी विधि जिससे अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन होता है, किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? तो ये अनुच्छेद 31 के तहत संरक्षित है। अगला है, किसी अनुच्छेद के तहत अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों और विनियमों को संरक्षण प्राप्त है? तो अनुच्छेद 31 के तहत। ये दोनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 31 ख और अनुसूची 9 को संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ा गया था? तो ये भूमि सुधार विधियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 31 ख और अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनुसूची 9 के तहत संरक्षित अधिनियमों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 284 है। किस वाद में आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारतीवाद के निर्णय के बाद अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढांचे के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है? तो IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती के निर्णय के बाद अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों को आधारभूत ढांचे या फंडामेंटल स्ट्रक्चर के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन इनका किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 31 ग किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 31 ग किस अनुच्छेदों में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी या ऊपर बनाता है? तो अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाता है। यहाँ पर देखिए, एक तथ्य दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की अधिमान्यता है, जबकि अरबी या फारसी या अन्य समान भाषाओं को ऐसी परिस्थिति स्वीकार न करना धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों को प्रहारित नहीं करेगा। यानी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की अधिमान्यता है, लेकिन अरबी, फारसी या अन्य समान भाषाओं की ऐसी परिस्थिति स्वीकार न करना धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों को प्रहारित नहीं करेगा।
अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापित किसी शिक्षण संस्था का प्रबंधन समिति गठित करने, शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीति निर्धारित करने और शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार तो है, किंतु उसे पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, सेंट स्टीफेन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में धारित किया गया कि राज्य से सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था अपने विशिष्ट समुदाय के लिए 50% सीटें आरक्षित कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और संविधान का अनुच्छेद 30 सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, अन्य किसी अल्पसंख्यक की बात इसमें नहीं की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया? तो अभी अभी हमने पढ़ा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 क या 21 ए के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन अब एक फंडामेंटल राइट्स बन गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किन विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार का उल्लेख है? तो सामान्य दंड विधि के अधीन और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की बात अनुच्छेद 22 में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श का, गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने का और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने का अधिकार सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल से परामर्श करने का बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 22 के तहत। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है, क्या आपको पता है रिट के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। रिटों के या जो रिट जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी अधिकारिता या उनका क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की अधिकारिता है। यद्यपि आप जान लीजिए कि संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर दें। इसके अलावा देखिए, मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय का समवर्ती है। याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी जाने के लिए स्वतंत्र है। उसे उच्चतम न्यायालय में जाने से पूर्व उच्च न्यायालय में जाना आवश्यक नहीं है, वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किंतु यदि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आदेश दिया जा चुका है तो वो उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रभावी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 अप्रैल 2016 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसी पूजा स्थल या मंदिर में प्रवेश करने में लैंगिक विभाजन पर रोक लगा दी है, और ये फैसला किस मंदिर पे? शनि सिंगड़ापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हुए विवाद पर 1 अप्रैल 2016 को ये बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि मंदिर में प्रवेश को लैंगिक आधार पर जो है नहीं, मंदिर में प्रवेश पर लैंगिक आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को किसने जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है।
अगला प्रश्न है, अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32(1), देखिए 32(1) कहाँ से आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है? तो उच्चतम न्यायालय में। और मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कौन सी रीटें जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है? तो 5 प्रकार मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए यहाँ पर देखिए 5 प्रकार की रीटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब आइए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ये मूल अधिकारों को अब हम समाप्त करेंगे। अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अवैध कैद से मुक्त करने के लिए जारी की जाती है। किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है? तो कालू सान्याल बनाम DM दार्जिलिंग वाद में ये निर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिसको करने के लिए वो आबद्ध है? तो ये परमादेश के तहत, परमादेश रिट के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिसके लिए वो आबद्ध है। अगला प्रश्न है, किसी लोक सेवक या प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है? तो आज्ञापक कर्तव्य, यानी किसी लोक सेवक या प्राधिकारी के पास जो अधिकार हैं या जो कर्तव्य हैं उनको पूरा न करने पर, आप देखिए आज्ञापक कर्तव्य पूरा न करने पर परमादेश रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई को रोकने हेतु जारी की जाती है? तो ये प्रतिषेध रिट है। किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्धन्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है? तो उत्प्रेषण रिट के द्वारा। और जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी किया जाता है तो उसे कौन सी रिट कहते हैं? तो ये उत्प्रेषण रिट कही जाती है। आप देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्प्रेषण रिट क्या है? तो उत्प्रेषण रिट है पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। ये रिट अधीनस्थ न्यायालयों जो है अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है और ऐसे न्यायिक कार्यों को करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय या उच्चतर न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है और ये रिट इस आधार पर जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है और उसने नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है। अगला प्रश्न है, किसी लोकपद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये है उत्प्रेषण रिट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी लोकपद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है कि किस अधिकार से आपने इस पद को धारित किया है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा विधि बनाकर किस सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है? तो सशस्त्र बल के सदस्यों का, लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बलों, राज्य पुलिस का, आसूचना ब्यूरो में नियोजित व्यक्तियों का और संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों को जो है संसद विधि बनाकर इन सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है। और मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए कि जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधिमान्य घोषित कर सकती है? तो अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 34 जब मार्शल लॉ लागू हो तो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ के लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति है। जब भारत के किसी भाग में सेना विधि लागू हो तथा किसी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट व्यक्ति ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कार्य किया है तो संसद विधि द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। और इस दौरान ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदेशित संप्रहरण में किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकती है।
और संसद द्वारा इसके लिए जो निर्मित विधि है, इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। और मूल अधिकार आप जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 35 संसद की विधि बनाने की शक्ति की बात करता है। इसके अंतर्गत संसद से ये अपेक्षा की गई है कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, दंड विहित करने के लिए विधि बनाए। और ये स्पष्ट किया गया है कि कुछ विधियां जैसे अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33(34) के अंतर्गत विहित विषयों पर और भाग 3 के अधीन पोषित अपराध के लिए दंड करने के लिए विधि बनाने पर सिर्फ संसद को होगी, राज्य विधानमंडलों को नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 35 में विधि बनाने की शक्ति जो है ये संसद को दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मूल अधिकारों से संबंधित शेष प्रश्नों को कवर किया जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।